हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपकी कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये आपकी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट संसाधन एवं विकास में देखें संसाधन कितने प्रकार के होते, दो प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, ये पूरे चल रहे हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके तैयार कर लीजिएगा। आपके पास अगर प्रश्न बैंक है तो उसमें भी मिल जाएंगे, या जहाँ मिलने हैं आपको मिल जाएं, आप इनको देख लीजिएगा। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? तो ये सीढ़ीदार खेती होती है, इसे ही पट्टी कृषि कहते हैं। फिर चादर अपर्दन क्या होता है? जल विस्तृत जल क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ठीक है ना, इसमें मिट्टी भी अगर बह जाए तो उसे ही चादर अपर्दन कहते हैं। मृदा निम्नीकरण क्या होता है? मृदा का नष्ट हो जाना, कृषि के योग्य नहीं रहे तो उसे ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ आप लोगों को प्रश्न देखना है, समझाऊंगा मैं बाद में, अभी आप इनको तैयार कर लें। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर, तो बच्चों इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है, आप लोगों को मिल जाएगा। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा अपर्दन के कोई दो कारण, इसको तैयार कर लीजिएगा। बांगर खादर का ये वीडियो है, यहाँ ऊपर लिंक आ रही होगी, इस पर क्लिक करके एक वीडियो है, उसे जरूर देख लें आप लोग। एजेंडा 21 क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। काली मिट्टी की दो विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। क्या होती है काली मिट्टी को? बेटा कपासी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं। संसाधन की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, संसाधन क्या होते हैं। मृदा संरक्षण के दो उपाय क्या होते हैं? तो मृदा का मिट्टी के बहाव को रोकना, कटाव को रोकना और उसे प्रदूषित होने से बचाना। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनको दोबारा बनाया जा सके, जैसे हवा, जल, भूतापीय, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं तैयार कर लीजिए। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो प्रश्न आ रहा है इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, शुद्ध बोया क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई और काटी जाती उसे ही शुद्ध बोया या निबल बोया क्षेत्र कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका का चित्र इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसका वर्णन भी पूछा जा सकता है, मगर आप ये चित्र जरूर कर लीजिएगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। भारत में संसाधन के संरक्षण के उपाय, तो ये देखें पूरे लिखे हुए हैं उपाय, इनको देख लीजिएगा। मृदा अपर्दन के संसाधनों के अनाधुंध उपयोग से होने वाली कोई दो समस्याएं है ना, तो ये क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो मिट्टियों की विशेषता, तो देखिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है, संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाती है। और ये काली मिट्टी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये नमी बहुत तेज धारण करती है और इसमें पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बच्चों ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर मुंडा और संथाल जनजातियाँ बच्चों, ये छोटा नागपुर की मुख्य जनजातियाँ हैं, छोटा नागपुर के पठार की। कौन सी? मुंडा और संथाल। फिर देखें स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को ही श्लेष और वर्ण कहते हैं। वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। देखें वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। फिर इसके बाद देख लें आप लोग, तीसरा है, चौथा है शांत घाटी, मतलब साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा, साइलेंट वैली कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। देखिए छोटा नागपुर की मुंडा और संथाल जनजातियां हैं। स्थायी वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ? मध्य प्रदेश में। सघन वन क्षेत्र 12.2% पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप तैयार कर लें। सही जोड़ी भी देख लीजिएगा। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। जी हाँ, सही बात है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सही बात है। देख लें आप, ये पूरे आ रहे हैं। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? झूम कृषि से। ठीक है ना। टिहरी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था बच्चों? बीज बचाओ आंदोलन। पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये पूरा चल रहा है पारिस्थितिक तंत्र, इसकी बहुत अच्छे से परिभाषा कर लीजिएगा। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले तीन कारक, तो क्या है तीन कारक? फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी, जिससे पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, लकड़ी का प्रयोग जलाने के लिए किया जाता है। कृषि के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। फिर झूम खेती के कारण वन नष्ट हुए हैं, ये सब। और जंगल में लगने वाली आग, इससे भी वनों को नुकसान होता है। तो कम से कम 5 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो जिनके कारण, वे कारण जिनसे पर्यावरण, जैसे कि आवास हेतु, कृषि हेतु और ये बांध सड़क, इनके कारण है ना। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य? ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरक्षित वन क्या होते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। स्पीड में थोड़ा बच्चों में वीडियो निकाल रहा हूँ, आप लोग प्रश्न नोट कर लें, और ये प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और आपके पास अगर कोई उत्तर है तो उनको भी आप देख लीजिएगा।
भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब और किन कारणों से हुआ? किन कारणों से हुआ? रेलवे लाइन, कृषि व्यवसाय, ये सब जमीन मतलब जो मांग बढ़ रही उसके कारण। स्थानांतरित कृषि किसे कहते थे? ये है झूम कृषि, है ना। इसमें क्या होता है, किसान लोग एक जगह खेती करते फिर वहाँ पे आग लगा करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो पूरा है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये बोल रहे हैं 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वनों की कटाई से कोई 3 परिणाम। तो वन की कटाई से क्या होते हैं? वन पे आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, सूखा और अकाल की स्थिति बन रही है, वन्य प्राणियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। तो ये वनों की कटाई के 3 परिणाम, तैयार कर लें इनको। अगला देखें यहाँ पे, आरक्षित वन की परिभाषा, रक्षित वन की परिभाषा, अवर्गीकृत वन की परिभाषा, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के क्या प्रावधान है? ये पूरा उसका उत्तर है बच्चों, इसको भी आप देख लें। भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय, तो क्या है 3 उपाय? ये लिखे हैं, देखिए पूरा का पूरा इसको आप देख लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लें, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे से कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, इनको भी आप देख लें। अच्छे उत्तर हैं अगर आपके पास तो उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय, मतलब वन विनाश के 3 कारण क्या हैं? देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं को लागू करना, जो बहुत बड़ी योजनाएं होती है जिससे सड़क बनती है या बांध बनाए जाते हैं, ये भी। फिर पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई, वनों की बर्बादी में खनन, मतलब जो खदानें होती हैं ना, जो मिट्टी निकाली जाती, रेत निकाली जाती है, या फिर बहुत सारे संसाधन निकालते हैं, खनिज संसाधन, इनसे भी वनों को नुकसान होता है। 3 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। फिर बांध के उपयोग, सतलज व्यास नदी पे भाखड़ा नंगल और महानदी पे हीराकुंड परियोजनाएं। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है बच्चों? 114 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 11वीं सदी में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है बच्चों? महानदी पे। भारत को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने। बंगाल का शोक किसे कहते? दामोदर नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, ठीक है ना। पालर पानी क्या कहलाता है? भूमिगत जल, ठीक है ना, जिसे चादर अपर्दन भी बोलते हैं। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी नहीं है? यमुना। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मोशिनराम या चेरापूंजी में होती है। जल क्या है? नवीकरणीय है, संसाधन है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। 9वां है सरदार सरोवर बांध, कौन से राज्य में है? तो ये है आपका कौन सा राज्य? गुजरात। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से किस राज्य को जीवन देती है? राजस्थान को देती है। सही जोड़ी तैयार कर लीजिएगा, ये सही जोड़ियां हैं, इनके आपको ये उत्तर मिल जाएंगे नीचे। फिर यहाँ पे मैंने बता दिया, रेहंद बांध सोन नदी पे है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, ठीक है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, सत्य बात है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये याद कर लीजिएगा, बार बार आ रहा है ये प्रश्न। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ये देख लीजिएगा। जितने भी हैं आपको दे रहा हूँ, इन सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक है ना। बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा? नेहरू जी ने। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर। हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका सरदार सरोवर बांध का उत्तर आपको भी नीचे मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, बाजू वाले पेज में मिलेगा आपको उत्तर। गांधी सागर बांध किस नदी पे बना? हीराकुंड बांध कहाँ बना? महानदी पे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न देशों में अपने काम काज करती हैं। बाढ़ की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, सूखा किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भाखड़ा नंगल परियोजना का एक उद्देश्य, देखिए ये उत्तर मिलते जा रहे हैं, प्रश्न नंबर वहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ उत्तर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे MNC, ये 14 उत्तर देखें, वह संगठन जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन को करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना, ये कहलाती हैं MNC। तो ये देख लीजिएगा। बाढ़ की परिभाषा 16वें नंबर पे है। सूखा की परिभाषा अकाल की, ये है 17वें नंबर पे। फिर 19वें पे दिया है बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में क्या अंतर होता है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती? भूरे रंग की होती, काली मिट्टी काले रंग की होती है, ठीक है ना। और इसमें चौथा पॉइंट देखें, ह्यूमस और चूने का आंसर एक होता है, इसमें मैग्मा कैंसर, लोहा, एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती। पूरा दिया हुआ है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3 राज्य जहां काली मिट्टी पाई जाती है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
फिर चौथा प्रश्न देखें, जैव और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन की डेफिनेशन दी हुई है और अजैव संसाधन की भी परिभाषा लिखी है आपके सामने, उदाहरण के साथ आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये है नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम, उसे क्या कहते हैं, खादर। दूसरा देखें, रेगर या कपास मिट्टी किसे कहते हैं, तो बच्चों काली मिट्टी को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था, कपासी मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं, रेगर मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो चौथा देखें, डेल्टाई भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। छठवा देखें, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत किस राज्य में है, तो ये है बच्चों राजस्थान में, ठीक है, तैयार कर लें इनको। इसके बाद देखें बेटा, संसाधन की परिभाषा पूछी जा सकती है। संसाधन वो सारे साधन जो कहीं ना कहीं मनुष्य के काम में आते हैं या मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और हमारे चैनल पे आपको एकदम सही सटीक जानकारी दी जाती है, हम फर्जी पेपर के चक्कर में आपको नहीं डालते बच्चों। तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखें बच्चों, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। आपके पास अगर कोई सरल उत्तर हैं, सही उत्तर हैं आपके पास छोटे मोटे, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद देखें, काली मिट्टी क्या होती है, इसकी विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, तो इसका उत्तर मैंने अभी आपको दे चुका हूँ, मगर आपको अगर एक दूसरा उत्तर और चाहिए तो ये भी आप लिख सकते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या होते हैं, वनों का नाश, इसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण, झूमिंग कृषि, इसके कारण फिर पवन अपरदन, और भारी वर्षा हो जाए तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, उससे ही मृदा अपरदन। आरक्षित वन की डेफिनेशन पहले नंबर पर निकल गई, देख लीजिएगा। फिर पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा 5वें नंबर पे। 6वें पे अभ्यारण्य किसे कहते हैं। 7वां केंद्रीय वन आयोग क्या है। ये कुछ ऐसे प्रश्न देखे आप लिखे हुए भी हैं, 2022 में आ चुके हैं ये, इसलिए इनको आप पढ़ सकते हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। बाकी उत्तर ये बाजू वाले पेज में भी देखें आप। ये आरक्षित वन की परिभाषा, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अंग है, ये क्यों कहा गया है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। देखें, क्यों वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तापमान को सम बनाए रखते हैं, जलवायु को सम बनाए रखते हैं, जल के बहाव को रोकते हैं, भूमि का कटाव रोकते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट करके लिख दीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर संकटग्रस्त जातियाँ किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। सुभेद्य जातियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं, ठीक है, जिनकी जातियाँ सुभेद्य मतलब बहुत कम हैं, ठीक है। फिर लुप्त जातियों की परिभाषा, ये कुछ जातियों वाली परिभाषा है, इनको जरूर कर लीजिएगा। संकटग्रस्त, सुभेद्य, दुर्लभ और लुप्त जातियाँ, ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है और इसकी भी आप परीक्षा के लिए दृष्टि से इन्हें पढ़ लें। इसके बाद देखें, वन्य प्राणी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो क्यों करना चाहिए बेटा, वन्य प्राणियों की सुरक्षा यदि करेंगे तो उससे जंगल बचे रहेंगे, और जंगल बचा रहेगा तो पेड़ पौधे बचे रहेंगे, पेड़ पौधे बचे रहेंगे तो उससे क्या बचा रहेगा, हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। फिर देखें, सरदार सरोवर बांध का वर्णन आ सकता है, ये पढ़ लीजिएगा। और 7वें नंबर पर देखें, भाखड़ा नंगल परियोजना का महत्व दिख रहा होगा आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा, इसको आप देख लें। अगर आपके पास कोई छोटे उत्तर हैं तो उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने कोई काम की जानकारी दी तो ही। फिर बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसके लाभ और हानि बताने हैं, तो ऊपर लाभ लिखे हुए हैं, नीचे हानियाँ लिखी हुई हैं, तो आपको पूरा ये तैयार कर लेना है और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो ये पूरे देखिए 6 पॉइंट हैं, इनको आप देख लें। और नीचे आ रहा है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप देख लें किसने चलाया था, एक NGO ने चलाया था, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरा कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है बच्चों। इसी प्रकार के और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, जारी रखें हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।